आपके पिताजी का नाम बताओ, क्या है? पप्पू सिंह। पप्पू सिंह। वो आपके पिताजी हैं, आपके पास क्या सबूत है? प्रूफ तो नहीं है। प्रूफ नहीं है? जब बिना प्रूफ को आप एक आदमी को बाप कह सकते हैं तो भगवान की प्रूफ की जरूरत ही क्या है? प्रूफ की जरूरत ही क्या है? प्रूफ की जरूरत ही क्या है? प्रूफ की जरूरत है क्योंकि इंस्टाग्राम के इन एपिसोड्स में हम बिना प्रूफ के कोई बात करते ही नहीं है, और जो बिना प्रूफ के कुछ भी हाँक देते हैं उनके विचारों की पड़ताल करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और ये है लॉजिकल आई एम। लेट्स बिगिन। प्रूफ की जरूरत ही क्या है? तो बहुत ही आसान है प्रूव करना कि पप्पू सिंह ही इनके पिता हैं या नहीं है। सबसे पहला तरीका है फिनोटाइपिंग, यानी उनके फिजिकल ट्रेट्स को कंपेयर करना। क्या उनकी शक्ल आपस में मिलती है कि नहीं, वो सेम दिखते हैं कि नहीं। अगर वो मैच ना करे तो फिर जीनोटाइपिंग, जिसे कहते हैं डीएनए बेस्ड पैटर्निटी टेस्ट, जो सिर्फ 10 से 15 हजार में बहुत आसानी से हो जाएगा। पप्पू सिंह जी से एक सैंपल लिया जाएगा, जनरली चीक स्वाब से, और पप्पू सिंह जी के बेटे से एक सैंपल लिया जाएगा। सैंपल से डीएनए आइसोलेट किया जाएगा, डीएनए की मात्रा को बढ़ाया जाएगा, पीसीआर नाम तो सुना ही होगा कोविड के टाइम पर। इसके बाद हमें मिलेंगे डीएनए के डिस्टिंक्ट बैंड्स, जिनको कंपेयर किया जाएगा आपस में साइड बाय साइड। और अगर ये बैंड्स मैच हो गए तो इसका मतलब पप्पू सिंह जी ही इनके पिताजी हैं, और नहीं मैच हुए तो नहीं है। सिंपल। इसका तो प्रूफ मिल गया, पर बाबा जी ने जो बोला उसका तो प्रूफ क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? अगर आपके घर में या आपके दोस्तों में कोई आदमी ऐसा है जो बहुत ज्यादा तेज गाड़ी चला रहा है, या पंगे ले रहा है मरने के, या कोई ऐसा काम कर रहा है कि बर्बाद हो जाए, तो समझ लीजिए उसके गट के अंदर एक तरह का बैक्टीरिया, उसका नाम भी बता देता हूँ, गूगल अभी कर लीजिएगा, और उसका नाम है टॉक्सोप्लाज्माटा गोंडाई। टॉक्सोप्लाज्माटा गोंडाई कैसे कैसे आता है, इसकी कहानी बड़ी लंबी है कि जिसकी बात ये सर कह रहे हैं वो एक बैक्टीरिया नहीं है। उसका बैक्टीरिया से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इसकी कहानी बड़ी लंबी है कि वो कैट उसे धरती में छोड़ती है अपने लेटरिन से, उसके बाद वो कई बार 5 साल तक वेट करता है कोई उसके टच में आए, फूड आए या आपका पैर, 5 साल तक जिंदा रहता है, और वो फिर आपके अंदर आता है। और 30% लोग उस बैक्टीरिया के शिकार हो चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी आप चैट जीपीटी या गूगल कर लें, या वो 15,000 कागजों में तो पता नहीं कहाँ मिलेगा। जो भाई साहब बोल रहे हैं कि गूगल कर लीजिए, चैट जीपीटी से पूछ लीजिए, वो तरीका वैसे भी जो हमने अपने पुराने एपिसोड्स में भी बात की थी कि वो तरीका सही नहीं है, क्योंकि उसमें आपको अलग अलग प्रकार के रिजल्ट मिल सकते हैं। बट इसमें आप सिंपल गूगल सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक बैक्टीरिया नहीं है, ये एक प्रोटोजोअन पैरासाइट है, जो कि हमारी ही तरह यूकैरियोटिक है। लोअर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, हम हायर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। बट यहाँ पर एक बात याद आ रही है कि जो अमेरिकन पोएट और राइटर चार्ल्स बुकोस्की ने की थी, हिंदी में बता रहा हूँ, उन्होंने अंग्रेजी में कहा था ऑब्वियसली, कि इस दुनिया के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, इंटेलिजेंट पीपल जो हैं दे आर फुल ऑफ डाउट्स, उनको बहुत सारे डाउट्स हैं, और जो स्टूपिड पीपल है दे आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये भाई साहब कौन सी कैटेगरी में आते हैं, वी डोंट वांट टू बी रूड, और ये मेरा स्टाइल नहीं है। बट इस रील की बात कर लेते हैं। जैसा सबसे पहले तो जैसा हमने कहा कि एक बैक्टीरिया नहीं है, ये एक प्रोटोजोअन पैरासाइट है, और ये काफी समय तक इनएक्टिव रहता है, और बहुत लोगों को इसके सिम्टम नहीं होते, कोई भी सिम्टम नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो इट्स नॉट लाइक अ वेरी वेरी बिग इशू इन मोस्ट पीपल। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पैरासाइट हैं, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। तो सर ने इसी का नाम क्यों लिया, आई डोंट नो। ये कैट से इंसानों में आता है अनकुक्ड फूड के थ्रू, या फिर अनसैनिटरी कंडीशंस के थ्रू। तो कैट ओनर्स को ज्यादा होता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत कम सिम्टम्स ऐसे देखे गए हैं, बहुत कम केसेस ऐसे देखे गए हैं जहां पर कोई सीवियर सिम्टम किसी इंसान को हो। तो ना ही कोई इंसान इससे पागल होगा, ना ही कोई इंसान इससे मरेगा या मरने जैसी हरकतें करेगा। दिस इज फियर मॉन्गरिंग एट इट्स वर्स्ट। पर इनका अखंड ज्ञान यहाँ तक नहीं रुका। जैसे आप दूध पीते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर दूध जो है एसिडिक रिफ्लक्स क्रिएट करता है, कंडीशनिंग क्रिएट करता है। ये जो एसिड का ज्वालामुखी दिखाया गया ना यहाँ पर, बहुत ही मिसलीडिंग है, कंडीशनिंग क्रिएट करता है, और बॉडी इमीडिएटली उस एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देती है कि कैसे इसको एल्कलाइन करूं या जीरो कर दूं, क्योंकि बॉडी कभी भी एसिडिक मीडियम में रहना नहीं चाहती। तो वो इमीडिएटली उसे बिल्कुल सही, पता वता कुछ नहीं है, बिल्कुल सही, एल्कलाइन बनाने के लिए, क्षारीय बनाने के लिए एक काम करेगी कि उसे कैल्शियम की जरूरत पड़ेगी। अब उसके बाद 3 जगह कैल्शियम है, मैं बता देता हूँ, आपके दांतों में, आपकी हड्डियों में, और तीसरा आपकी सेल में। लेकिन आपकी सेल में अवेलेबल है सिर्फ 1% ऑफ द कैल्शियम, 99% कैल्शियम है आपकी हड्डियों में और आपकी दांतों में। उस मोमेंट पर वो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कहाँ से लेगी? हड्डियों से नहीं, जो उसके लिए इजीली अवेलेबल हुआ, और इजीली अवेलेबल कहाँ पर? आपकी सेल में। तो सेल से तो आपने कैल्शियम ले लिया,
अब वो क्या करेगा कि बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी है, वो कहाँ से लेगी? आपके दांतों से या फिर आपकी? तो दूध पीने वालों को हमेशा कैल्शियम की कमी इसलिए पाई गई। दूध इतना एसिडिक होता ही नहीं है कि उसे बॉडी को न्यूट्रलाइज करना पड़े जल्दी जल्दी। दूध होता है माइल्ड एसिडिक, न्यूट्रल पीएच के आसपास में 6 से 6.5 पीएच दूध की होती है, और जो पीएच का स्केल है वो होता है 0 से 14 तक। 7 से नीचे तक की पीएच होती है एसिडिक या अम्लीय, 7 पीएच होती है न्यूट्रल, और 7 से आगे तक की पीएच होती है एल्कलाइन या क्षारीय। इस स्केल पर क्या आप जानते हैं कि हमारे स्टमक के एसिड का पीएच क्या होता है? 1.5 से 2 के बीच में। तो स्टमक का सीधा साधा काम है, तो जो भी फूड आप उसके अंदर डाल रहे हैं, पेट में डाल रहे हैं, उसको एसिड हाइड्रोलाइज करना है, डाइजेस्ट करना है छोटे छोटे पार्ट्स में, सिंपलर चीजों में। बेसिकली दूध जैसे ही पेट के अंदर जाएगा तो हमारा स्टमक क्या करेगा? उसे फाड़ देगा, उसे पनीर बना देगा। लिक्विड पार्ट अलग हो जाएगा, सॉलिड पार्ट अलग हो जाएगा, और उसको पनीर को बनाकर कुछ देर रख कर डाइजेस्ट करके वो आगे भेज देगा। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो दूध को नहीं पचा पाते, यानी कि दूध में जो लैक्टोज प्रेजेंट होता है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंट है, तो दूध आपको वैसे भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि आप दूध पिएंगे तो लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी। लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं होगी तो जो आपके स्टमक बैक्टीरिया हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के बैक्टीरिया हैं, वो उसको मेटाबोलाइज करेंगे, गैसेस प्रोड्यूस करेंगे, और आपको एसिडिटी बढ़ेगी और आप ब्लोटेड फील करेंगे। नॉट अ गुड सिंग। तो इस केस में आपको दूध को अवॉइड करना चाहिए। और ये जो ऑस्टियोपोरोसिस वाली बात है कि दूध पिएंगे तो आपकी हड्डियां कमजोर पड़ जाएंगी, आपकी हड्डियों से कैल्शियम निकल जाएगा, दांतों से कैल्शियम निकल जाएगा, इस बात का कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है। इनफैक्ट जो भी मेटा एनालिसिस हुए हैं हजारों हजार लोगों पर, वो इनफैक्ट ये बताते हैं कि दूध पीने वाले ग्रुप में ऑस्टियोपोरोसिस की जो नंबर है वो कम पाया गया, यानी दूध ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे को कम कर रहा है, ना कि बढ़ा रहा है। तो अगर आप मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, मिल्क नहीं पीना चाहते हैं, तो देयर इज एब्सोल्यूट नो रिक्वायरमेंट, आप दूध मत पीजिए। बट इस तरह के जो क्लेम्स हैं कि दूध ये कर देगा वो कर देगा, वो बेसलेस है। ऐसे ही एक और रील बहुत वायरल हुई थी, उसके बारे में भी जल्दी से बात कर लेते हैं। This shocking truth in this video might trigger you, but what if I tell you that the sun we see in the sky is not the original sun, but it is a reflection or the holographic projection of the original sun called the Surya Dev? Let me. अब देख रहे हैं यहाँ पर इन्होंने दिखाया है फ्लैट अर्थ मॉडल को, तो क्या ये फ्लैट अर्थ मॉडल को प्रमोट कर रहे हैं? Explain. So in texts like Brahmanda Puran and Vishnu Puran, it's mentioned how our Surya Dev or sun is a conscious living being who is riding 7 horses, and each of the 7 horses represent a powerful ray of Surya Dev's divine energy. And these rays are reflection of Surya Dev forming 7 separate suns, and each of the 7 suns being local to each of the 7 dvipas. So in Brahmanda Puran, it's also mentioned how there are 7 dvipas or land masses called Jambudvipa, Plakshala, Sal, Maliku, Shakron, Chasaka, and Pushkar dvipas. And I've already made a detailed video on that, which you can find on my profile. So now our so-called 7 continents are part of the Jambudvipa and the land beyond our Jambudvipa as well, where there are other dvipas. Each dvipa has a dome over it, which can be physical or transparent in nature, which we also call as the firmament. So there are 7 domes for 7 dvipas. Now coming to the Surya Dev, whose 7 horses project 7 rays which pass over the 7 domes, and those rays are refracted over the dome and creates a local sun, which is more of a holographic projection, which is also described as light being refracted over the prism. So the sun we see in the sky is local, and it's a projection of those 7 horses, which has the energy of Surya Dev. So the 7 horses create 7 local suns for each dvipa. Well, I'm not making up or concluding anything. Everything I've spoke, I've given the references in the caption of the. ये जो बाकी की बकवास है इसको साइड में रखते हैं, उसको वैसे भी बोला नहीं जा सकता उस पर। तो सिंपल, जो सबसे पहले इन्होंने बोला कि 7 रंग जो है कि लाइट जो सन से आती है, 7 घोड़े जिसको विजुलाइज किया जाता है सूर्य के 7 घोड़े, ओरिजिनली जो रेनबो है उसमें 5 ही कलर डिस्क्राइब किए थे आइजैक न्यूटन साहब ने। वही आइजैक न्यूटन जिनको डिस्प्रूव करने की बहुत कोशिशें की जाती हैं, तो उसमें सिर्फ 5 कलर आइडेंटिफाई किए गए थे, रेड, ग्रीन और ब्लू, और उसके अलावा येलो और वॉयलेट। बट बाद में न्यूटन को ध्यान आया कि यार इसमें 2 कलर और जोड़ दिए जाएं, जस्ट इसको जोड़ने के लिए संगीत के साथ, कि संगीत के 7 सुर होते हैं तो लाइट के भी 7 कलर होने चाहिए। तो उन्होंने जोड़ दिया ऑरेंज और इंडिगो इसमें, तो अब हो गए विबग्योर। तो अगर आइजैक न्यूटन साहब शायराना नहीं हो गए होते तो आज 5 ही कलर होते, और यहाँ पर आपको 5 घोड़ों का वर्णन मिल रहा होता, 7 नहीं। और रिगार्डलेस, जो सूर्य से आने वाली जो लाइट है जिसको हम देख पा रहे हैं 5 या 7 रंगों में, वो एक्चुअली 5 या 7 नहीं है, वो मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ कलर हैं जो अपने अलग अलग डिस्टिंक्ट पैटर्न में है, और वो पूरा एक स्पेक्ट्रम बना रहे हैं। उनको अलग अलग तरीके से हम देख नहीं सकते, हमारी आंखों की लिमिटेशन है, इसलिए हम उनको बहुत लिमिटेड कलर्स में देख पा रहे हैं। और वो सिर्फ विजिबल रीजन में, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है वो सिर्फ उसका छोटा सा पार्ट होता है, विजिबल स्पेक्ट्रम जो सूर्य से आने वाली रोशनी है, तो उसमें होते हैं इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट एज वेल। तो अगर आप इसमें सारे कलर को मिला लेंगे ना, तो ये असंख्य नंबर हो जाएगा। कितने घोड़े माने जाएं वो
मैं आप पर छोड़ता हूं, बट असलियत साइंस के बेसिस पर है ये। मैंने 4 दिन इनको ना सिर्फ पुदीना, धनिया, कड़ी पत्ता और हल्दी का जूस, और कुछ नहीं, पूरा दिन कोई रोटी नहीं, कोई चावल नहीं, कोई जूस नहीं, कोई फ्रूट नहीं। चौथे दिन गांठ गायब हो गई। उन्होंने दिन में 6-6 गिलास पिए रोज के, क्योंकि बंदे को भूख लगती है ना। 4 दिन बाद सुबह सुबह उठे, कहते वो है ही नहीं यार, अब तो कहां गई। गुरु मनीष, आचार्य मनीष ऑलमोस्ट हर रील में सब्जियां खिलाकर, हर्ब्स खिलाकर हर तरह का ट्रीटमेंट देने का दावा करते हैं। इन सब हर्ब्स को खाने से भले ही कितने भी दिन तक आप खाएंगे, बल्कि इनके नुकसान और हो सकते हैं आपको जब आपको कैंसर है अगर तो, क्योंकि इन कच्ची सब्जियों में, कच्चे हर्ब्स में एंटी न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं जो इनके पचने में बाधक हो सकते हैं। इन सब से कैंसर दूर नहीं होगा। देयर इज नो एब्सोल्यूट जीरो साइंटिफिक एविडेंस कि इन सबको खाने से आपका कैंसर दूर हो जाएगा। पर मान लीजिए मैं खा रहा हूं सिर्फ अदर बेनिफिट्स के लिए भी, तो देयर इज नो गारंटी कि मैं इनमें जो तत्व हैं उनको मैं एब्जॉर्ब कर सकता हूं। बहुत सारे लोग रॉ वेजिटेबल्स को, रॉ सब्जियों को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ये तो डबल गड़बड़ हो गई कि ना ही मैं उसको डाइजेस्ट कर पा रहा हूं जो सब्जियां खा रहा हूं जूस बनाकर, या वैसे भी दूसरा मेरा कैंसर भी बढ़ता जा रहा है। तो इससे बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन शायद एग्जिस्ट नहीं करेगी कि कोई कैंसर हो रहा है, उसको एक्टिव ट्यूमर है उसके अंदर, और वो इनके पास जा रहा है और वो उसको सिर्फ बेसिक सब्जियों का जूस बनाकर दे रहे हैं। कितनी बड़ी दुविधा है हमारे देश की, कितनी बड़ी विडंबना है कि हम सही ट्रीटमेंट के लिए सही इंसान के पास नहीं जा पाते, इन लोगों के पास जाते रहते हैं, इन लोगों को अपना पैसा देते रहते हैं। आई डोंट नो ये कब तक होगा, बट नीड्स टू स्टॉप नाउ। कैंसर इन लोगों का पोस्टर बॉय है। बहुत सारी रील्स आप देखेंगे जिसमें कैंसर का नाम लिया गया है, और या तो उसमें आपको डराया गया है, या कोई प्रोडक्ट बेचने की बात कही गई है, या कोई मिस इन्फॉर्मेशन और स्यूडो साइंस दिया गया है। क्योंकि कैंसर होने के बहुत सारे कारण हैं और अधिकतर लोगों को नहीं पता होता कि कैंसर सच में कैसे होता है और कैंसर सच में कैसे खत्म हो जाता है, तो वो इन लोगों के झांसे में आ जाते हैं। अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं, इस वीडियो से थोड़ा वैल्यू आपको मिल रहा है, थोड़ा एंटरटेनमेंट मिल रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितने लोग देख रहे हैं प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। हमें सुपर थैंक्स और सुपर चैट से सपोर्ट कर सकते हैं, या वन टाइम यूपीआई सपोर्ट भी कर सकते हैं। सपोर्ट ऑप्शंस के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप कंफ्यूज है अपने करियर के बारे में, तो रीच आउट टू मी। माय ईमेल इज logicalproject1@gmail.com। आई एम अ सर्टिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड करियर काउंसलिंग कोच। तो मैं आपकी करियर में हर प्रकार की हेल्प कर सकता हूँ। कैंसर को ठीक करने का एक नियम याद रखिए, बहुत ही सिंपल नियम जो बाकी बीमारियों के लिए भी काम आएगा। शाम के 7 बजे के बाद कुछ भी मत खाइए। जो भी चीज शाम के 7 बजे के बाद या सूर्य के बाद खाते हैं वही कैंसर बनेगा, वही दिक्कत करेगा। जो चीज 7 बजे से पहले खाएंगे वो बॉडी में यूटिलाइज होगा, जो 7 बजे के बाद या 6 बजे के बाद खाएंगे वो बॉडी में वो जाके इकट्ठा होगा, राइट। तो जो चीज मतलब बॉडी में एक टोल गेट लगा हुआ है, एक क्लॉक बनी हुई है कि 7 बजे तक जो खाना आएगा वो पच जाएगा, और 7 बजे के बाद 7:01 पर या 8 बजे जो भी खाना आएगा वो इकट्ठा हो जाएगा एक स्पेशल जगह पर। इकट्ठे होती है वही ट्यूमर बोलते हैं ना, उसी को तो स्टोन बोलते हैं। जो चीज इकट्ठे होती है वही तो जीरो क्लू अबाउट कैंसर, जीरो क्लू अबाउट ट्यूमर, ब्लॉकेज बोलते हैं। तो डोंट ईट आफ्टर सनसेट। क्या होगा जब आप खाएंगे नहीं, 7 बजे तक खा लिया उसके बाद नहीं खाएंगे, तो लेकिन आपकी जो बॉडी है वो तो 24 घंटे काम कर रही है। बॉडी को तो न्यूट्रिशन हमेशा चाहिए। तो जो ट्यूमर होता है आपका बॉडी में, मान लो कहीं ट्यूमर है, कहीं स्टोन है, तो ट्यूमर को लीजिए, उसको अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे उसके अंदर क्या है, आप हैरान होंगे। उसके अंदर सारे न्यूट्रिशन है। मैं हैरान हूं। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, उसमें पोटेशियम है, सोडियम है, जो भी चीज बॉडी को चाहिए वो ट्यूमर एक खजाना है, न्यूट्रिशन का खजाना है ट्यूमर, कोई गंदी चीज नहीं है। जब आप शाम के ढलने के बाद कुछ नहीं खाते हैं तो बॉडी को तब न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। तो जहां जहां ट्यूमर है बॉडी को पता है वो स्टोर हाउस है, वहां जाके उस ट्यूमर के अंदर से न्यूट्रिशन निकाल के बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो 2 काम हो गए आपके, एक तो ट्यूमर से छुटकारा मिल गया आपको, और दूसरा आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिल गया। लेकिन वो कब होगा? जब आप अपने आप को खाना बंद करेंगे। ट्यूमर ना हुआ जोमेटो स्विगी का ऑल्टरनेटिव हो गया। ट्यूमर क्या है? ट्यूमर इज नॉर्मल सेल्स जो ओवर ग्रो कर रही हैं, जो कंट्रोल से बाहर हो गई है, बागी हो गई है। वही सेल्स हैं बॉडी की जो ट्यूमर बनाती हैं, कैंसर बनाती हैं।
वो कोई अलग से एलियन आकर हमारी बॉडी में नहीं बैठ जा रहा है। जैसे बाकी सेल्स में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वैसे कैंसर सेल्स में भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कैंसर सेल में ऐसी एबिलिटी होती है, इस तरह की मैकेनिज्म उन्होंने बना लिए होते हैं कि वो ज्यादा न्यूट्रिशन खींच सकती है आसपास की सेल से भी। कैंसर सेल्स में ज्यादा न्यूट्रिशन हो सकते हैं, ज्यादा तत्व हो सकते हैं, बट इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो बॉडी कैंसर सेल में से खींच लेगी न्यूट्रिएंट्स को। बहुत सारे न्यूआंसेस हैं इसके अंदर। शाम के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, काइंड ऑफ अग्री विद दैट स्टेटमेंट कि हाँ ये जनरल एडवाइस है। जैसे जैसे आपका मेटाबॉलिज्म कम होता जा रहा है तो आप खाना कम कर देंगे तो इट्स गुड एडवाइस फॉर यू। बट इसका ये अर्थ नहीं है कि जो लोग शाम को खाना खाएंगे उनके अंदर कैंसर पनपेगा ही पनपेगा। देयर आर सम रिपोर्ट्स, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं, कुछ ऐसी रिसर्च स्टडीज हैं जो बताती हैं कि आप अगर लेट नाइट खाना खाते हैं और तुरंत सो जाते हैं तो आप में कैंसर की संभावना बढ़ सकती है। बट इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर आप शाम को या रात को खाना खाएंगे तो आप में कैंसर पनपेगा ही पनपेगा, और अगर आप रात को खाना नहीं खाएंगे तो आपका कैंसर ठीक हो जाएगा। ये दोनों बहुत बड़े मिसलीडिंग क्लेम्स हैं। इसी तरह की बातें और भी लोग करते हैं कि सनसेट के बाद खाना चाहिए कि नहीं। बहुत तरीके के लोग इस चीज को मानते हैं। वेट लॉस के लिए सनसेट के बाद खाना बंद कर दो, मिथ और फैक्ट? फैक्ट, फैक्ट, एब्सोल्यूट फैक्ट। लेट्स गो बैक 2000 years. इट्स नॉट अ फैक्ट। वेट लॉस बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करेगा। हमने पहले भी इस बारे में बात की है कि वेट लॉस डिपेंड करेगा कैलोरी डेफिसिट पर, कि कितना खाना आप खा रहे हैं 24 घंटे में या डेली बेसिस पर आप कितना खाना खा रहे हैं और कितना एक्टिविटी कर रहे हैं या कितना मेटाबॉलिज्म से आपकी बॉडी खाने को डाइजेस्ट कर रही है, खाने को यूज कर रही है। तो एनर्जी इन वर्सेस एनर्जी आउट, कैलोरी इन वर्सेस कैलोरी आउट, इस पर डिपेंड करेगा कि आप वेट लॉस करेंगे या नहीं करेंगे। सबसे पहले तो वेट लॉस टर्म ही गलत है। हमें हमेशा बात करनी चाहिए फैट लॉस पर। Let's go back 2000 years. We never ate after sundown because we were too afraid that the animal will come and kill us. So we didn't go hunting for food. We sat down, we didn't eat. So rice and carbohydrates after 6 o'clock is a no. Unfortunately, we try to live like laborers, like our grandparents who did manual labor, walked, so we don't need to eat. But unfortunately, we work into 7-8 hours after sunset. Your food should be more sabzi, vegetable, and little bit of protein. अगेन बात के नुआंस को समझना बहुत जरूरी है। आई काइंड ऑफ अग्री कि मेटाबॉलिज्म जब आपका कम हो जाता है शाम को, रात को, तब आपको खाना कम खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। बट अगर आपका जॉब इस तरह का है, अगर आपका वर्क स्केड्यूल इस तरह का है कि आपको दिन में टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, आप कहें सबसे बड़ा मील वो डिनर है, तो बस उसमें ये कीजिए कि थोड़ा सा एक्टिव रहिए, घूमिए फिरिए खाने के बाद और तुरंत मत सो जाइए। तो 3-4 घंटे का गैप आप दे देंगे तो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, खाने को बॉडी में मूव करने के लिए टाइम मिलेगा। डू व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं है तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट टू पीपल who need it. मिलूंगा ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियो में। तब तक आप ये वाला वीडियो देख लीजिए जहां पर हमने अगेन फियर मॉन्गरिंग की बात की है कि कैसे आपको डराया जाता है, कैसे आपको बरगलाया जाता है। देख लीजिए यहाँ पर और सब्सक्राइब कर लीजिए। बी लॉजिकल।